नमस्कार, जोहार। उभरते कलाकार में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कल के ऐसे उभरते कलाकारों से जिनमें प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है, पर कमी है तो शायद मंच की, और वो देने का ज़िम्मा लेते हैं हम। आज इसी कड़ी में हम मिलने वाले हैं एक सिंगर से जो कि ना ही सिर्फ सिंगर हैं बल्कि अपने गाने खुद कंपोज करते हैं। आज के हमारे उभरते कलाकार का नाम है जगदीश मुंडा जी। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। इससे पहले कि आपके गाने सुने और आपसे बहुत सारी बातें करें, हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्ते और जोहार। मेरा नाम जगदीश मुंडा है और हम प्रोफेशन से म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं, मतलब सिंगर हैं, और हम बिलोंग करते हैं बुंडू से जी। और बुंडू से बिलोंग करते हैं। रांची में पिछले हम 6-7 साल से रह रहे हैं। जगदीश जी, सिंगर बनने का जो सबका जो एक स्टार्ट होता है वो सबको पता होता है कि मतलब ऐसा सिंगिंग देखते देखते भी बहुत लोगों को आ जाती है, पर गाना बनाने का ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो गाना बनाने का आपका शुरुआत हुआ, कंपोजिशन का जो शुरुआत हुआ, वो कब और कैसे हुआ? एक्चुअली गाना बनाने का, खुद कंपोज करने का हमको इंस्पिरेशन आया आज से 5 साल पहले। अच्छा। 5 साल पहले जब हम 12th पास आउट कर गए थे, नहीं 11th-12th में थे जी। तब उसमें म्यूज़िक उतना मेरे में था नहीं, मतलब उतना कुछ सीखे नहीं थे, पर गाने का बड़ा शौक़ था। पर ऐसे सुनते थे दूसरे कंपोजर्स के गाने, तो फिर एक हमको भी लगा कि कुछ किया जा सकता है ऐसे, मतलब खुद का गाना हो तो मज़ा ही आ जाए ऐसे। तो फिर वहाँ से पहले हमको धुन आया पर लिरिक्स उतना, हिंदी उतना परफेक्ट नहीं था मेरा। अच्छा। तो गाना लिखने के लिए थोड़ा सा हिंदी में वोकेबलरी पूरे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको अच्छा वर्ड्स आना चाहिए, सिंपल वर्ड्स नहीं होना चाहिए, उसका वज़न होना चाहिए शब्दों का। जी। तो फिर एक भैया थे मेरे, फिर उनसे हम मिले, फिर ऐसे मिलते मिलते एक टॉपिक निकला कि इस टॉपिक पे गाना लिखा जा सकता है। फिर थोड़ा सा वो सोचे, थोड़ा सा हम सोचे, ऐसे करते करते हम लोगों ने मिलके गाना लिख दिया। फिर धुन पहले से था, फिर उस पर बैठा करके बन गया गाना। जी। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे गाने बनाते हैं। तो पहला जो आप गाना सुनाने वाले हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और पहला गाना सुनाइए। जी, पहला गाना बेसिकली आजकल क्या होता है कि सारा गाना ऐसे प्यार मोहब्बत पे, दिल टूटने पे, या फिर किसी के खो जाने पे, किसी के खोने पे, किसी के खोने पे, सारा टॉपिक इसी पे, मतलब सारे गाने इसी पे अधिकतर बनते हैं ऐसे टॉपिक्स पे। पर हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा अलग सोचा और हम लोगों ने पहला गाना लिखा यूथ पे। अगर जैसे आजकल बहुत प्रेशर होता है आजकल लाइफ को लेकर के, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है, किसी का लाइफ अप्स एंड डाउन्स बहुत हो रहा है, फिर बहुत कोई डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर उस टॉपिक को लेकर के हम लोगों ने पहला गाना लिखा था। जी, सुनाइए। जी बिल्कुल। तो गाने के बोल हैं थोड़ा बिगड़ा सा, जो कि आज से 4 साल पहले हम लोगों ने कंपोज किया था। सुनाता हूँ। थोड़ा बिगड़ा सा, थोड़ा नादान सा हूँ, दिल में है ख्वाब कई, पर थोड़ा डरा सा हूँ, छोड़ आया हूँ पीछे एक परछाई, फिर भी हूँ सोचता कैसी ये तन्हाई, गुमनाम सी, थोड़ा
सा हूँ मैं। इसके आगे वाला काफी खूबसूरत है, हर कोई रिलेट कर पाएंगे इससे। दर्द तो है हजारों पर उन्हें न दिखाना है, ठोकर चाहे जितने लगे फिर से खड़े हो जाना है। दर्द तो है हजारों पर उन्हें न दिखाना है, ठोकर चाहे जितने लगे फिर से खड़े हो जाना है। उम्मीद है हजारों कुछ करके हमको दिखाना है, एक ना एक दिन ख्वाबों को हकीकत हमें कर जाना है, हकीकत हमें कर जाना है। थोड़ा बिगड़ा सा, थोड़ा नादान सा हूँ, दिल में है ख्वाब कई पर थोड़ा डरा सा हूँ मैं। इसके आगे वाला अंतरा काफी खूबसूरत है, ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। कर लूंगा मैं वो हासिल आज मैंने जो ठाना है, रग रग में है बहता जुनून, आज मंजिल को पाना है। रहा है मुश्किल कोई भी हमें ना कभी घबराना है, करके बुलंद इरादे आसमान ज़मीं पे लाना है, आसमान ज़मीं पे लाना है। थोड़ा बिगड़ा सा, थोड़ा नादान सा हूँ मैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाना था, बोल बहुत ही प्यारे थे और किसी में एक टैलेंट होना भी बहुत मुश्किल होता है। और आप ना ही सिर्फ आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप खुद प्ले भी कर लेते हैं गिटार और आपने सॉन्ग राइटिंग भी की है, बहुत खूब। और जो आपका गाना था ना, उसमें आजकल जो एक चलता है रिलेटेबिलिटी फैक्टर, वो यूथ के लिए था, साथ ही साथ में इंस्पायरिंग भी था। बहुत अच्छा गाना था। एक चीज़ है कि फैमिली से सपोर्ट वो बहुत मुश्किल होता है एज एन आर्टिस्ट, किसी को भी मिल पाना। आपके फैमिली से कैसा सपोर्ट है आपके इस करियर को लेकर के? मेरे फैमिली से एक्चुअली स्टार्टिंग में तो थोड़ा था ही कि पढ़ाई करना है, ऐसे सबसे पहला प्रायोरिटी घर पे, मतलब हर एक फैमिलीज़ में सबसे पहला प्रायोरिटीज़ पढ़ाई को ही दिया जाता है जी। वैसे मेरे फैमिली में भी था, पर घर में कहना ये था कि पहले 12th करो, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन करो, फिर कोई एक जॉब ले लो, सिक्योर हो जाओ, फिर सेकेंडरी के तौर पर म्यूज़िक करना है ऐसे। और अब वो चीज़ चेंज हो गया है, जब आप इतने अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं और इतने साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो अब कैसा सपोर्ट है? अब घर में कुछ नहीं बोलते हैं, अब घर में देखते हैं कि काफ़ी शोज़ वगैरह कर रहा है ऐसे, फिर रांची में तो कर ही रहा है, आउट ऑफ रांची, आउट ऑफ झारखंड जा रहा है ऐसे। बताते हैं घर पे भी कि अभी हम नेक्स्ट वीक ये जाने वाले हैं, यहाँ पे जाने वाले हैं। जैसे अभी मेरा खुद का बैंड है 6th स्ट्रिंग करके, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो ये सब घर में पता चलता है कि ये लड़का ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जी। और घर पे बताते हैं कि मेरा ऐसे फरवरी मार्च तक स्लॉट लगा हुआ है यहाँ वहाँ का, तो जैसा कि आप करते हैं। हाँ। बता रहे हैं कि 12th के बाद आप सिंगिंग में एक्चुअली में उतरे, पहले शौक था, लेकिन आपका था कि पहले स्कूलिंग कर लें, 12th हो जाए, उसके बाद फिर गाना करेंगे। लेकिन आपका पहला स्टेज शो कब था? मतलब पहली बार आप स्टेज पे कब परफॉर्म कर रहे थे? वो एक्सपीरियंस कैसा था, ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा स्टेज वैसा कुछ था नहीं, हम
एज ए स्ट्रीट आर्टिस्ट स्टार्ट किए थे। हमेशा रोड पे गाते थे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो वैसे। वहाँ से वहाँ पे गाने का मोटिव ये था मेरा कि स्टेज फियर ख़त्म हो। बहुत के पास टैलेंट होता है पर वो लोगों के सामने दिखाने से कतराते हैं, घबराते हैं, बहुत नर्वसनेस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस, स्टेज का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम पहले स्ट्रीट में गाए। स्ट्रीट में खुद का एक स्पीकर ले जाते थे, माइक वगैरह सारा, गिटार। तो हम ऐसा वीकेंड्स पे जैसे सैटरडे संडे को अधिकतर भीड़ होता है ना, अधिकतर लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग पे या फिर कुछ भी चीज़ खुद का काम के लिए। तो क्राउडेड जगह जो होता है रांची में, जैसे कांकेर लाइन्स हो गया, फिर बहू बाज़ार हो गया। अभी तो बहू बाज़ार बंद हो गया क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद। और भी बहुत सारा जगह जैसे कांकेर डैम हो गया, दुर्वा डैम हो गया, ऐसे जगह पे हम स्ट्रीट पे गाना गाते थे। तो वहाँ से मेरा स्टेज फियर ख़त्म हो गया। तो स्टेज का डर ख़त्म हो गया। फिर हम सोचे कि मतलब थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाया जा सकता है इसको। तो हम कैफ़े सब में जाना स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे अपना डेमो दिखाने लगे कि हम आपके यहाँ पे वीकेंड्स पे परफॉर्म कर सकते हैं जी। ऐसे तो पहला जो कैफ़े और मतलब बार टाइप से था वो पड़ोसन था, जो कि आपका कटहल मोड़ पे है। वहाँ पे हम वहीं से स्टार्ट किया हम जी। जगदीश जी, आपकी परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन आपकी जो जर्नी भी रही है वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। और स्ट्रीट परफॉर्मेंस पे भी हम बात करना चाहेंगे, पर मुझे लगता है कि मुझे आपके कंपोजिशंस भी सारे के सारे सुनने हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप दूसरी जो गाना हमें सुनाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर दूसरा गाना सुनाइए। जी बिल्कुल। तो दूसरा कंपोजिशन ये है कि टीनेज में या फिर आप जब 17, 18, 19 कॉलेज में रहते हो या फिर स्कूल में रहते हो, तो किसी से कोई आपकी फीमेल किसी से लगा हो जाता है, मतलब क्रश आ जाता है। बिल्कुल क्रश आ जाता है। मतलब टीनेज में अधिकतर होता ही है। तो उसके ऊपर गाना। हाँ जी। उसके ऊपर नहीं है, पर वो उस टाइम उतना दिमाग नहीं होता है ना, सोचने का शक्ति नहीं होता है कि मतलब जब मन कर रहा है तब हम उससे बात कर रहे हैं, बात करके 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा हो जा रहा है, पता नहीं चलता है वो टीनेज में। और ख़ुद का दिमाग भी नहीं होता है कि इतना हम टाइम वहाँ पे लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो वो जब होता है तो फिर बहुत सारा सर्कमस्टांसेस होता है, फिर बात नहीं हो पाता है, अलग अलग जगह पे मूव मतलब शिफ्ट कर जाना पड़ता है पढ़ाई को लेकर के, फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वैसे फिर धीरे धीरे डिस्टेंस हो जाता है, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, या फिर कोई भी वजह हो सकता है। बहुत सारे वजह होते हैं आजकल। तो वैसे ही उसी को लेकर के एक गाना था जी। ये ऑब्वियसली जब आप किसी से दूर हो जाते हो तो दुख होता है, दर्द होता है। तो उसी को लेकर के हम एक गाना लिखे थे, कंपोज किए थे। गाना का नाम है वास्ता। और इस गाने से बहुत से लोग, बहुत से लड़के लड़कियां रिलेट कर पाएंगे। इसके लिरिक्स कुछ इतने खूबसूरत तरीके से लिखे हुए हैं जी। वास्ता धड़कनों से क्यों रखूं मैं, बेवजह सांस क्यों भरूं, मौजूदगी जहां तेरी नहीं, अब तन्हा मैं जिंदा क्यों रहूं। वास्ता धड़कनों से क्यों रखूं, अब तन्हा मैं जिंदा क्यों रहूं,
मौजूदगी जहां तेरी नहीं, मैं बेवजह सांस क्यों भरूं। इसका अंतरा खूबसूरत है। तुझ में नहीं मैं, मुझ में तू बाकी है, दो पल जीने को एक सांस बाकी है। तुझ में नहीं मैं, मुझ में तू बाकी है, दो पल जीने को एक सांस बाकी है। दीदार यार का करा दे मुझे, जिस्म से निकलनी रूह बाकी है। वास्ता धड़कनों से क्यों रखूं, मैं बेवजह सांस क्यों भरूं। मौजूदगी जहां तेरी नहीं, अब तन्हा मैं जिंदा क्यों रहूं। बहुत अच्छा गाना था। और ये जो पूरी स्टोरी थी ना, जो आपका जो टीनेज लव स्टोरी की, वो एक गाने में बहुत अच्छे से आपने पिरोया था। जगदीश जी, हम आपके जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस है उसको लेकर के बात करना चाहेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एज अ स्ट्रीट परफॉर्मर। देखिए, स्ट्रीट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स मुश्किल झेलना पड़ता है। सबसे पहला तो अगर आप स्ट्रीट में परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि रोड पे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। वैसे ऐसे बस खुला गिटार में गाएंगे तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उसके लिए आपको भीड़ इकट्ठी करनी है तो थोड़ा सा साउंड आना चाहिए ना, तभी तो लोग आएंगे। तो फिर मेरे लिए भी वो चैलेंज था। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही होता है कि ऑडियंस इकट्ठी हो, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, कोई आपको रुक करके क्यों सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक चैलेंज रहता है। बिल्कुल। दूसरा चैलेंज ये भी रहता है कि पहले आपके पास उतना फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफ़ी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप रोड पे गाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, तो आपको बैटरी वाला पोर्टेबल एम्पलीफायर होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए तो उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों तक वो आवाज़ जाए। जब लोग रोड से गुजरे तो वो साउंड उनको उन तक पहुँचे, तो फिर वो थोड़ी देर रुके। फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि फियर होता है लोगों के सामने गाना, कि कोई रिलेटिव देख लेगा, घर वाले या फिर कोई भी, कि क्या कर रहा है, रोड पे गा रहा है, ये सब मतलब छोटा सोच होता है वो, पर वो भी होता है। दूसरा चीज़ कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, हम कैसा गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, अच्छा से गा पा रहे हैं नहीं गा पा रहे हैं, ये भी जहन में रहता है कि ठीक से गा पा रहे हैं। घर में अलग पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है, मतलब स्ट्रीट में गाने के लिए भी पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है घर पे। स्ट्रीट परफॉर्मेंस का ये है कि भले ही आपके साथ में बहुत सारे अभाव हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी नहीं होती है स्ट्रीट परफॉर्मेंस में, वो है कि जज्बा। क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ में लेकर के आना और उनके जजमेंट के छोड़ करके अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे दर्शक बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि तीसरा जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, और फिर जो तीसरी परफॉर्मेंस है वो दिखाइए। बिल्कुल। तीसरा गाना उस चीज़ को लेकर के है, मतलब टॉपिक इसका ये था, ये गाना बहुत पुराना नहीं है, तो इस गाने को बनाने के पीछे मकसद यही था कि जैसे होता है ना कि आप कभी कॉलेज में रहते हो तो वहाँ पे कोई आपको पसंद आ जाती है, तो फिर आप डरते हो उनसे कुछ बोलने के लिए,
फिर सपोज़ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल 4 साल के बाद कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जी। तो आप बहुत सारा चीज़ सोचते हो उनको लेकर के, उसको लेकर के, उन्हें लेकर बेसिकली के। वन साइडेड लव के ऊपर शायद ये गाना है। बिल्कुल जैसे- बिल्कुल, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं रहता तो वन साइडेड ही कह सकता हूँ। जी। तो उस चीज़ को लेकर के ये बना हुआ है गाना। मेमोरीज के तौर पर आप बोल सकते हो, कॉलेज में थे, कोई पसंद आ गई, पसंद आ गया, तो बहुत कुछ आप उनसे कहना चाहते थे पर आप कह नहीं पाए, तो वो फीलिंग्स जो है वो गाने में जी। पिरो करके हम लोगों ने बनाया है। ये लिरिक्स मेरा नहीं पर कंपोजिशन है मेरा। अच्छा। तू गीत थी, धुन थी, पर साज नहीं। तू कल थी, हर पल थी, पर आज नहीं। तू गीत थी, धुन थी, पर साज नहीं। तू कल थी, हर पल थी, पर आज नहीं। रो तो लूं पर अश्क रोकने को हर पल नहीं। सो तो लूं पर राह देखने को कोई ख्वाब नहीं। गीत थी, धुन थी, पर साज नहीं। ऐसी ख्वाहिश थी जो दिल में दबी थी, दिल के झरोखों से मैंने तुझे देखा था। ओ ख्वाबों में दिल के नजारे थे, दिल की कशिश भी थी। बात भले हो या ना, तू मेरी ये कोशिश भी थी। तू गीत थी, धुन थी, पर साज नहीं। तू कल थी, हर पल थी, पर आज नहीं। रो तो दूं पर अश्क रोकने को कोई भी ना था। सो तो लूं पर ये ख्वाब जो शामिल न था। तू गीत थे, धुन थी, पर साज नहीं। थैंक यू। वंडरफुल।
अब मैं तब से यही सोच रही थी कि ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब मैं आपकी सिंगिंग की तारीफ़ करूं, आप इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं गिटार, उसकी तारीफ़ करूं, आपके कंपोजिशन की तारीफ़ करूं, या फिर जो लिरिक्स थे उसकी तारीफ़ करूं, सब कुछ ही इतना अच्छा था। जगदीश जी, मैं तो कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए कंफ्यूज हो गई हूँ, पर मुझे लगता है कि इतने साल के आपके करियर में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले होंगे। तो कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आज आपको याद हो, जो आपके जहन में हमेशा रह गया हो, जो आप हमें बताना चाहें? जी बिल्कुल। जब हम स्टेज पे गाते थे, मतलब परफॉर्म करते थे स्टेज पे, तो लोग मुझे क्योंकि रोड पे उतना लिखने के लिए कुछ होता नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, तो हमको याद है किस्सा। शायद वो जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे अपना हैंकी होता है ना, रुमाल, उस पे उन्होंने लिख करके दिया था। जी, बहुत ही प्यारा जेस्चर था बिल्कुल। ये हमको समझ में नहीं आया कि हमको ये दे के आ रहा है, मतलब फोल्ड करके था, तो हमको लगा पसीना पोंछने के लिए दे रहा होगा। जी। पर जब उसको खोले तो उस पर लिखा हुआ था। मतलब बहुत जज्बा चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए रोड पे गाने के लिए, और बहुत अच्छा गा रहे हो ऐसे करके लिखा हुआ था। और ऐसे मतलब और भी सुनना चाहेंगे तुमको ऐसे। जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपने एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, पर मुझे पता है कि आपके बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स आपने सुने होंगे इस पूरे जर्नी में। आज के लिए, इतने सारे परफॉर्मेंस के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, जो किसी न किसी फील्ड में एक्सेल कर रहे हो, पर शायद उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।